Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System, and today is lecture number 7 for the course of Steel Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 7 and week number 7. So in our today's lecture, we will continue our topic analysis and design of compression members. These are your reference textbooks. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने स्टील, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मेकिंग प्रोसेस डिस्कस किए. देन वी डिस्कस अबाउट द स्टील स्ट्रक्चरल टाइप्स, built up sections, modern steels, mechanical properties, its advantages and disadvantages. Then we discuss about the several types of loadings which are acting on the structural components or structural members, and then we discuss the load combinations. और हमने जो है वो various design methods भी discuss किए जो कि हम real industry के अंदर for the purpose of designing structural elements made of steel हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं. LRFD and AST methods, limit states, plastic design limit state, इवन मज़ीद जो है वो एंड में हम प्लास्टिक डिज़ाइन लिमिट स्टेट को मज़ीद जो है वो इस कोर्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशंस, और उसके बाद हमने कंप्रेशन मेंबर्स डिस्कस किए लास्ट क्लास में. सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक कंप्रेशन मेंबर्स, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द कंप्रेशन मेंबर्स विद द टेंशन मेंबर्स. और सबसे पहले आज की टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम्स डिपेंडिंग ऑन द बकलिंग बिहेवियर. कॉलम्स सेक्शंस बेसिकली फॉर लोकल स्टेबिलिटी, एंड देन वी विल डिस्कस फॉर द सिलेंडर्स रेशियो, मॉडिफाइड सिलेंडरनेस रेशियो, और उसके बाद हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के कुछ एलिमेंट्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे उनकी. सो आवर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ कॉलम्स डिपेंडिंग ऑन बकलिंग बिहेवियर. सो टाइप्स ऑफ कॉलम डिपेंडिंग ऑन बकलिंग बिहेवियर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है वो है इलास्टिक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस. एक होती है इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, दूसरी होती है इनइलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस. तो इलास्टिक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस बेसिकली जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कराती है, इज डिफाइंड एज ए इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सिलेंडर्स रेशियो. जो हम इलास्टिक स्ट्रेसेस निकालते हैं, जो इलास्टिक स्ट्रेस बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा रहा है कि कोई भी मेंबर जब आप लोड अप्लाई करते हो उस मेंबर के ऊपर, मेंबर जो है वो सर्टेन डिफॉर्मेशन को फेस करता है. उसके बाद जब आप लोड को रिमूव करते हो मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. तो इस कंडीशन को बेसिकली हम इलास्टिक क्रिटिकल कंडीशन भी कहते हैं. और हम जो है वो इलास्टिक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम FE से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि हमारी पाई स्क्वायर E डिवाइड बाय KL ओवर R. बेसिकली जो KL ओवर R है वो हमारा सिलेंडरनेस रेशो कहलाता है. अब जब मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर था, इलास्टिक बिहेवियर और इनइलास्टिक बिहेवियर के दरमियान एक सिलेंडरनेस रेशो को एक क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से डिवाइड किया गया कि आपके जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, एज ए इलास्टिक बिहेवियर, एज ए इनइलास्टिक बिहेवियर. तो क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशो डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बकलिंग इज डिनोटेड बाय RC. कि हमारे पास एक क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से हम जज करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो इनइलास्टिक बिहेवियर शो करा रहा है या इलास्टिक बिहेवियर शो करा रहा है. और दैट क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल्स टू 4.71 अंडर रूट E मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, जो कि ऑलमोस्ट 133 मेगापास्कल वैल्यू आ रही होती है फॉर A36 स्टील. अब RC बेसिकली किस तरह से हम डिनोट कराते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन RC हम इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बिहेवियर डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ इलास्टिक और इनइलास्टिक के साथ हम लॉन्गर कॉलम्स, शॉर्टर कॉलम्स और इंटरमीडिएट कॉलम्स को भी डिसाइड करते हैं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया हियर वी हैव अ लॉन्ग कॉलम्स. सो इन लॉन्ग कॉलम्स इलास्टिक बकलिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड डिफॉर्मेशंस आर रिकवर्ड अपॉन द रिमूवल ऑफ लोड कंडीशंस. के जो आपके लॉन्गर कॉलम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो फेल्यूर शो कराते हैं, ज़्यादातर जो बिहेवियर अपीयर होता है वो बिहेवियर आपका इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर अपीयर होता है. और जब आप लोड मेंबर्स के ऊपर से हटाते हो तो मेंबर जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है.
Further, the stress is produced due to the elastic buckling remains below the proportional limit, यानी कि जो आपकी स्टील के अंदर proportional limit होती है उससे आपकी जो बकलिंग की या इलास्टिक स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं वो आपकी लोअर होती है proportional limit से। सो इस पर्पस के लिए जो है वो यूलर फार्मूला यूज होता है नॉर्मली टू फाइंड द स्ट्रेंथ इन द लॉन्गर मेंबर्स। जो सिलेंडर कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो यूलर कंडीशंस यूज होती हैं। सो लॉन्ग कॉलम्स बेसिकली आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स for which the slenderness ratio is greater than the critical slenderness ratio। अब यहाँ पे आगे जो है वो एक्सप्लेन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव हियर वन रिलेशनशिप बिटवीन द slenderness ratio and maximum compressive stress। तो ये हमारे पास एक रेशियो है, रिलेशनशिप है सॉरी। अब इसके अंदर जो KL/R है वो रिप्रेजेंट करा रहा है slenderness ratio को। अब यहाँ पे हम एक क्रिटिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं कि slenderness रेशियो की एक क्रिटिकल वैल्यू है। अगर आपके क्रिटिकल वैल्यू से slenderness रेशियो एक्सीड कर जाता है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम्स और इसका जो बिहेवियर होता है वो इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराता है। और अगर आपकी जो आपका slenderness रेशियो की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल slenderness रेशियो से कम है उस केस के अंदर जो है वो आपके शॉर्ट कॉलम्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम्स भी हो सकते हैं और आपका जो बिहेवियर होता है वो आइदर कोई भी बकलिंग अपीयर नहीं भी हो सकती और सम केसेस के अंदर या मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो इनइलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराता है। अब मैक्सिमम जो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो मैक्सिमम slenderness रेशियो की वैल्यू है अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो हमारे पास 200 है। अगर आपकी वैल्यू 200 से slenderness रेशियो एक्सीड कर जाता है तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं। हम एज पर डिमांड एज पर रिक्वायरमेंट अपना एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाते हैं उस प्रॉपर्टीज का जिसकी slenderness रेशियो जो है वो 200 से एक्सीड कर जाती है। लेकिन जो नॉर्मल सेक्शंस अवेलेबल है अगर आप उनको यूज करते हैं तो उनका जो ओवरऑल slenderness रेशियो है वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 200 से कम होती है। सो देन वी हैव अ शॉर्ट कॉलम्स। अब शॉर्ट कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर वेरी शॉर्ट कॉलम्स व्हेन slenderness रेशियो इज लेस देन 20 to 30 slenderness रेशियो। इस slenderness रेशियो की जो वैल्यू है जब आप प्रीवियस पिक्चर के अंदर देखें कि जो शॉर्ट कॉलम्स है उनकी slenderness रेशियो की वैल्यू जो है वो 20 to 30 के दरमियान होती है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम वैल्यू होती है शॉर्ट कॉलम्स की। और शॉर्ट कॉलम्स की जो ओवरऑल वैल्यू है वो बेसिकली 20 to 30 तक होती है slenderness रेशियो की। द फेल्यूर स्ट्रेस इक्वल्स द यील्ड स्ट्रेस एंड नो बकलिंग अकर्स। कि जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो जब डेवलप होती हैं तो उसके फौरन बाद जो है वो यील्डिंग अपीयर हो जाती है, मेंबर आपका फेल हो जाता है, यील्डिंग मेंबर के अंदर अपीयर हो जाती है, बकलिंग के चांसेस कम होते हैं या बकलिंग अपीयर नहीं होती। इन प्रैक्टिस वेरी फ्यू कॉलम्स मीट दिस कंडीशन। So therefore for the design these are considered with the intermediate column subjected to the condition that the failure stress should not exceed the yield stress। तो इसी वजह से शॉर्टर कॉलम्स जो थे उनके अंदर जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो आपकी यील्ड स्ट्रेसेस के इक्वल ऑलमोस्ट अपीयर हो रही थी। इस केस की वजह से जो शॉर्ट कॉलम्स थे उनको हमने इग्नोर कर दिया यूज करना इन रियल लाइफ और उनको रिप्लेस किया गया विद इंटरमीडिएट कॉलम्स जिनके अंदर हमारा जो मेजर पर्पस था वो ये था कि जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो आपकी यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल से कम होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर जो इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं, इंटरमीडिएट कॉलम्स बेसिकली बकल एट अ रिलेटिवली हायर लोड एज कंपेयर टू द लॉन्गर कॉलम्स। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेंबर है जिसका slenderness रेशियो जितना ज्यादा होता है उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी कम बियर करता है, वो बकलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्गर मेंबर की, जितनी मेन मेंबर की हाइट अपनी बड़ी होती है वो मेंबर उतना ही वीकर होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी सिग्निफिकेंटली लोअर होती है कंपेयर टू अदर कॉलम। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलम जो है वो बकल एट अ रिलेटिवली हायर लोड, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है, वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर मेंबर्स। द बकलिंग इज इन inelastic range जो है वो हमारे पास अपीयर होती है, which means that the section becomes inelastic after bending due to buckling। कि अगर बकलिंग अपीयर हो भी जाती है तो सेक्शन जो है वो आपका इनइलास्टिक परफॉर्म करता है, यानी कि बकलिंग की वजह से जो डिफॉर्मेशन अपीयर हो गई वो नॉन रिकवरेबल डिफॉर्मेशन वो अपीयर हो गई मेंबर के अंदर। So the columns having slenderness ratio lesser than the critical slenderness ratio are considered as a intermediate columns, जो हम previous picture के अंदर देखा है
कि अगर क्रिटिकल रेशियो से वैल्यू स्लैंडरनेस रेशियो की एक्सीड कर रही थी, आपके लॉन्गर मेंबर्स थे। अगर स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू 20-30 आ रही है तो आपका जो मेंबर है वो शॉर्ट कॉलम्स हैं, जो कि बहुत ही कम यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपका अगर जो आपके मेंबर्स की स्लैंडरनेस रेशियो जो है वो 30 से लेके क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो के दरमियान आ रही है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट कॉलम्स, और इनका जो बकलिंग बिहेवियर होगा वो बेसिकली जो है वो इन इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराते हैं। So now we have a column strength formulas कि जब भी हम एक डिजाइन की बात करते हैं, किसी भी मेंबर को एनालिसिस की बात करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, we have several formulas, we have several equations. So कॉलम जब आप कंसीडर करते हो या उसकी जो एनालिसिस और डिजाइन के लिए हमारे पास वेरियस इक्वेशन सजेस्टेड है। द डिजाइन कंपैरेटिव स्ट्रेंथ या मैक्सिमम कंपैरेटिव कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 5c इनटू नॉमिनल लोड। अब नॉमिनल लोड बेसिकली जब होता है हमारे पास तो हम उसके साथ एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, एंड द अलाउएबल कंपैरेटिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू नॉमिनल लोड डिवाइड बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी का जब भी फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, यूज होता है, हम अलाउएबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड की बात कर रहे होते हैं। जब आप 5c यूज करते हो किसी भी जो है वो लोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ LRFD मेथड। तो कंप्रेशन एलिमेंट्स के अंदर whose elements do not exhibit the elastic local instability, only compact and non-compact sections are given below। कि हम सिर्फ लोकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इलास्टिक लोकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट दोनों सेक्शंस होते हैं। अब कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या चीज होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं उस चीज के ऊपर भी। तो ओवरऑल जो आपके पास 5c factor basically is 0.9 in the case of LRFD design method, omega c is equals to 1.67 in the case of allowable strength design method. So overall nominal capacity or maximum comparative strength या design comparative strength is equals to जो है वो critical ultimate strength या critical comparative strength into gross area। दोनों के केस के अंदर वही फार्मूला, where FCR basically is the critical or ultimate comparative strength based on the limit state of flexural buckling as determined as under। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि मेंबर के अंदर जब हम स्ट्रेंथ फार्मूलाज यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, तो हमारे पास उसके अंदर दो चीजें, दो बिहेवियर्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि आइदर मेंबर जो है वो इलास्टिक बकलिंग का फेलियर शो कराएगा या इन इलास्टिक का फेलियर शो कराएगा या नो बकलिंग शो कराएगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो चेक है वो ये कि व्हेन स्लैंडरनेस रेशियो इज मोर देन क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो, ओवरऑल KL/R का जो वैल्यू है अगर वो क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो से एक्सीड कर जाती है, मेंबर विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। और जो आपका FE है बेसिकली यूलर बकलिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 44% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। उस केस के अंदर आपका जो क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस है दैट स्ट्रेंथ या क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 0.877 इनटू FE यूलर क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस, और 0.877 is the factor to estimate the effect of out of the straightness of about 1/1500 के हम एक FE के साथ 0.877 जो है वो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि स्ट्रेटनेस ऑफ द मेंबर की वजह से हम डेवलप कर रहे हैं। तो कंडीशन के अंदर इलास्टिक बिहेवियर के हमने दो चेक अप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लैंडरनेस रेशियो चेक किया, स्लैंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो अगर क्रिटिकल रेशियो स्लैंडरनेस रेशियो से ज्यादा आ रही है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि यही वैल्यू अगर कम आती है या बराबर आती है क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो के तो हम जो है वो कंसीडर करते हैं एज अ इन इलास्टिक बकलिंग या नो बकलिंग, या जो है वो मेंबर आपके एज अ शॉर्ट कॉलम्स और इंटरमीडिएट कॉलम्स डिजाइन होंगे। So in that case we have a critical comparative stress basically is equals to 0.658 whole power में FY yield stress divided by FE Euler buckling stress into yield stress of the material। तो ये हम फार्मूलाज और कंडीशंस हम यूज करते हैं। अब आते टाइप्स ऑफ कॉलम सेक्शंस फॉर लोकल स्टेबिलिटी के। लोकल स्टेबिलिटी या लोकल बकलिंग जब अवेलेबल होती है स्टेबल रखने के लिए स्ट्रक्चर को हम क्या सेक्शंस के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, सेक्शंस को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट सेक्शंस क्या होता है। अब कॉम्पैक्ट सेक्शन इज वन दैट हैज अ सफिशिएंटली थिक एलिमेंट्स, जो कि मोटे थिकर एलिमेंट से बना हुआ होता है, या कोई भी मेंबर जो थिकर एलिमेंट से बना हुआ है दैट मेंबर कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पैक्ट सेक्शन, so that it is capable of developing a fully plastic stress deformation before buckling। कहने का जो मकसद है वो ये है कि जो आपके थिकर मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जब बकलिंग से पहले स्ट्रेसेस जो हैं वो पूरे सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
पूरे सेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सेक्शन जो है वो एज अ प्लास्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी कि जो डिफॉर्मेशंस आ गई वो डिफॉर्मेशंस जो है वो इरिकवरेबल डिफॉर्मेशंस है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हियर मींस दैट स्ट्रेसेस जो है वो ओवरऑल मेंबर के ऊपर जो है वो यील्ड स्ट्रेसेस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो उस सेक्शन को हम बेसिकली जो है वो कॉम्पैक्ट सेक्शन कंसीडर करते हैं। अब कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास फॉर अ कंप्रेशन मेंबर टू बी क्लासिफाइड एज कॉम्पैक्ट इट्स फ्लैंजेस मस्ट बी कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू इट्स बेड। अब फ्लैंज जो हमारे कॉम्पैक्ट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं, बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टिफेंड मेंबर्स और अनस्टिफेंड मेंबर्स। अब स्टिफेंड मेंबर्स बेसिकली क्या होता है कि जब आपका फॉर एग्जांपल एक डब्ल्यू सेक्शन है, जो फ्लैंजेस हैं वो इसका एक फ्री एंड होता है फ्लैंज का, तो एक जब किसी मेंबर का एक एंड जो है वो फिक्स हो आपके किसी वेब के साथ या मेंबर के साथ, दूसरा एंड जब फ्री होता है हम उस मेंबर को जो है वो अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से उसी डब्ल्यू सेक्शन के अंदर जो वेब होता है बेसिकली वो वेब आपका एज ए एक्ट कर रहा होता है या उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए स्टिफेंड एलिमेंट, और जो फ्लैंज होती है वो एक्ट कर रही होती है एज ए अनस्टिफेंड एलिमेंट। तो फॉर अ कंप्रेशन मेंबर जब हम कंसीडर करते हैं as can be considered as a compact section if its flanges must be continuously connected with the web, or web and the width to thickness ratio of the compression members may not be greater than the limiting ratios। कि ओवरऑल की मेंबर की जो थिकनेस है, एक तो जो आपकी वेब है वो प्रॉपरली जो है वो फ्लैंज के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, दूसरा जो विड्थ है वेब्स का जो विड्थ है ओवरऑल और उसकी थिकनेस का जो रेशियो है उसी को हम स्लैंडरनेस रेशियो स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे।